डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। धन्यवाद उपसभापति जी। आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2019 पर चर्चा पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। महोदय, ये बहुत छोटा सा विधेयक है और इस विधेयक के माध्यम से जो दो संस्थाएं पहले से संचालित थीं, उन संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देकर, राष्ट्रीय स्तर का महत्व देकर के उन संस्थाओं को विश्व स्तरीय बनाने का इस बिल में हमारा उद्देश्य है, जिससे कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भारत दुनिया में अपना एक स्थान अर्जित कर सकेगा। आज फूड प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रयास किया, लेकिन अभी भी हमारी सहभागिता दुनिया के तमाम विकसित देशों के मुकाबले कम है। इसलिए हम कैसे एक ज़्यादा अच्छे से अच्छा फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लोगों को तैयार कर सकें, लोगों को उसके योग्य शिक्षा दे सकें, ज्ञान दे सकें, तो इन दोनों केंद्रों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे करके निश्चित रूप से इस बड़ा परिवर्तन आएगा। मान्यवर, ये दोनों संस्थान जो आज से नहीं पहले से संचालित हैं, चाहे वो हरियाणा का हो या तंजौर का हो, ये दोनों संस्थानों में पहले से ही फूड प्रोसेसिंग की शिक्षा दी जाती रही है, लेकिन जिसका जो उद्देश्य है भारत सरकार का कि इनको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम कर सके और यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में यहाँ को पाठ्यक्रमों को विकसित करने का साथ साथ यहाँ पर शोध और अनुसंधान का कार्य हो सके, यहाँ पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक की उपाधियाँ यहाँ विद्यार्थी अर्जित कर सकें और उन्हें विश्व स्तरीय ज्ञान फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जा सके, ऐसा प्राविधान है इस विधेयक में। और इसलिए इस विधेयक को, संशोधित विधेयक लाने का ये सरकार को ज़रूरत पड़ी है कि हम फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में दुनिया में अपना एक सम्मानजनक स्थान बना सकें। हमारे यहाँ चाहे मिल्क इंडस्ट्री हो, आज दुनिया में हमारा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हम अग्रणी हैं। फूल और फल और क्या नाम आपके सब्जियों के भी उत्पादन में हिंदुस्तान बहुत आगे है, लेकिन उसके बाद प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमारा वो सहभागिता नहीं हो पा रही, जिससे बहुत सारे हमारे उत्पाद बेकार भी हो जाते हैं। तो उस दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा ये विधेयक, और इन दोनों संस्थानों के विकसित होने से निश्चित रूप से इस देश में फूड टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। किसानों की भी आय में अभिवृद्धि होगी। एक तरीके से ये बहुआयामी विकास इससे होगा कि इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को भी उनकी आय में वृद्धि होगी, उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फूड टेक्नोलॉजी के और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हिंदुस्तान दुनिया में आगे बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी निभा सकेगा। इसलिए इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी है। माननीय, इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस विधेयक में। जो ये विधेयक है, इसमें निफ्टेम और IIFPT राष्ट्रीय महत्व के संस्थान INI बन जाएंगे, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट बन जाएंगे। नतीजन दोनों मौजूदा संस्थानों के नामकरण को व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान उद्यमिता और प्रबंधन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट मैनेजमेंट कहा जाएगा। माननीय, इसके साथ ही नए संस्थान बिना लाभ के कानूनी इकाई होंगे, इनके पास शक्तियां होंगी और वे शैक्षिक अनुसंधान और प्रशासनिक कार्यों को से संबंधित कार्य निष्पादित कर सकेंगे। इनकी दो बॉडी होंगी, बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा जो इनकी प्रशासनिक अधिकार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास होगा और बोर्ड ऑफ गवर्नर में 16 सदस्य मान्यवर होंगे, और इसी तरीके से सेनेट होगी और सेनेट में शिक्षण संबंधी कार्य होगा, जहां पर शिक्षा के कौन कौन सब्जेक्ट इसमें इंट्रोड्यूस किए जा सकें, कौन कौन उपाधियां इसमें दी जा सकें और शिक्षा के स्तर को कैसे विश्व स्तरीय बनाया जा सके। तो इस तरीके से दोनों ये प्रशासनिक बॉडी होंगी, एक हमारा प्रशासन संबंधी होगा, दूसरा शैक्षणिक कार्यों के निष्पादन का दायित्व सेनेट के पास होगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेगा और सेनेट जो है शैक्षणिक कार्यों का और परीक्षा के मानकों का निर्धारण करेगा। रखरखाव का शैक्षणिक निकाय होगा, इसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष और 7 निदेशक मिलकर के करेंगे। परिषद सभी संस्थानों की गतिविधियों में का समन्वय करेगा और ये संस्थानों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अनुभवों, आदर्शों और चिंताओं को साझा करके सुविधा प्रदान करेगी। मान्यवर, इसके साथ ही केंद्र सरकार संसद द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संस्थानों को ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो प्रत्येक संस्थान के खातों का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उसका समय समय पर ऑडिट भी होगा और उसके पर जवाबदेह होगा।
और सीएजी द्वारा प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही प्रमाणित खातों का संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। माननीय इतना डेमोक्रेटिक ढंग से इस सारी फंक्शनिंग इसमें होगी और माननीय इन संस्थानों के बनने के जो लाभ होंगे, ये कानून संस्थानों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने और पाठ्यक्रम तैयार करने, अनुसंधान गतिविधियों को शुरू करने और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को उन्नत स्थिति का लाभ उठाने के लिए अवसर प्रदान करेगा, ताकि ये विश्व स्तर के संस्थान बन सकें। मान्यवर गवर्नमेंट संस्थान सरकार की आरक्षण नीति को लागू करेंगे और संबंधित हितधारकों के लाभ के लिए विशेष आउटरीच गतिविधियां भी करेंगे। ये संस्थानों का नवीन प्रथाओं को अपनाकर विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव प्रदान करने में सक्षम होगा। मान्यवर इस संबंध में एक बात और मैं कहना चाहता हूं। इससे पहले सदन एक स्टैंडिंग कमेटी, कृषि की स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष ये विषय गया था और स्टैंडिंग कमेटी ने भी महत्वपूर्ण अपने सुझाव दिए थे, संस्तुतियां की थी और उनको भी इसमें समाहित करने का काम किया गया है। मान्यवर स्टैंडिंग कमेटी की जो महत्वपूर्ण सिफारिशें थी कि समिति सरकार से निफ्टेम कुंडली द्वारा किए जा रहे उल्लंघन की सीमा का विश्लेषण करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने की सिफारिश करती है। अतिरिक्त शुल्क के बारे में दिनांक और दिनांक के छात्रों के लिए किए गए अतिरिक्त शुल्क की गणना करें। यह समिति भी चाहती है कि मंत्रालय मौजूदा सत्र से राष्ट्रीय शुल्क समिति AICTE की सिफारिश के अनुसार मौजूदा पाठ्यक्रमों पर शुल्क लागू करे। ट्यूशन शुल्क छूट योजना, मान्यवर ये भी व्यवस्था की गई, जो विद्यार्थी गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, उनको शुल्क मुक्त की भी व्यवस्था इसमें होगी इन प्रशिक्षण संस्थानों में। अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी कि गरीब होनहार बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते थे। अब इसमें इस विधेयक के माध्यम से उनको शुल्क मुक्त, ऐसे बच्चों को 5% तक शुल्क मुक्त होने की व्यवस्था की, 5% बच्चों को फीस माफी दी जा सकेगी। ये व्यवस्था भी इस अधिनियम में की गई है। मान्यवर इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति सभी और इसके साथ साथ उनको आर्थिक सहायता देने की भी इसमें व्यवस्था की गई है। मान्यवर साथ ही खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मानव शक्ति की आवश्यकता है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं श्रम गहन क्षेत्र होने के नाते भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत बन सकता है। ये मान्यवर इस कानून के बाद निश्चित रूप से एक रोजगार के नए आयाम खुलेंगे और तमाम बेरोजगार नौकरों को इससे काम मिल सकेगा। निफ्टेम की आत्मनिर्भरता और स्थिरता, देश के औसत नागरिक की आय स्तर को देखते हुए ये मानना है कि औद्योगिक निर्माण में आत्मनिर्भरता के स्तर को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा के लिए संस्थान को समर्थन जारी रखने की तत्काल आवश्यकता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता है। मान्यवर इस विधेयक के आने से निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में की अर्थव्यवस्था में एक मूलचूल परिवर्तन आएगा। कृषि पर आधारित उद्योग लगेंगे और हमारे जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी छोटी इकाइयां लगेंगी और उससे बड़े पैमाने में हम अपने उत्पादों को निर्यात कर सकेंगे, जिससे देश की आमदनी बढ़ेगी और हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और इन सारे कार्यों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और निश्चित रूप से उससे हमारे बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार, उनको काम मिलेगा और शिक्षण के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शिक्षा हमारे इन दोनों प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त हो सकेगी, जहां हम फूड और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उस स्तर के विद्यार्थी और जिज्ञासु तैयार कर सकेंगे जो दुनिया के किसी भी उच्च संस्थानों में स्थान स्थापित कर सकते हैं, जगह बना सकते हैं अपने लिए और रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध हो सकते हैं। इस तरह से महत्वपूर्ण, ये मान्यवर बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक माननीय मंत्री जी लाए हैं और मैं समझता हूँ इससे एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और खासतौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा इससे मजबूती मिलने वाली है। तो इस विधेयक में कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है। मैं चाहूँगा इस विधेयक को सदन सर्वसम्मति से पारित करे, क्योंकि लोक महत्व का विधेयक है और बहुत दिनों से इस विधेयक की प्रतीक्षा थी और इस पर विस्तार से जो स्थायी समिति थी उसने भी चर्चा कर ली, सदन में भी इस पर चर्चा हो चुकी, इसलिए अब बहुत कुछ चर्चा की इसमें मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं और मैं चाहूँगा कि इसको सभी लोग सर्वसम्मति पारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं विधेयक लाने के लिए और आपका आभार व्यक्त करता हूं समय देने के लिए।